प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन एवं संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में हमने बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्व तथा उनका योगदान एवं सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज पर विस्तृत चर्चा कर ली है। साथ ही हमने मुस्लिम लीग का उदय एवं सांप्रदायिक राजनीति का विकास एवं पाकिस्तान की मांग पर भी विस्तृत चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम भारत के विभाजन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा शीर्षक भारत का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग को तत्पर थी, परंतु कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल स्वराज देने संबंधी अटलांटिक चार्टर की घोषणा भारत पर लागू करें, लेकिन चर्चिल ऐसी घोषणा करने के लिए तैयार नहीं थे। अतः दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया। चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा एवं युद्ध के मोर्चों पर मित्र राष्ट्रों की स्थिति खराब होने तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। क्रिप्स प्रस्ताव पर हम भारत छोड़ो नामक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि क्रिप्स ने जो प्रस्ताव दिए उनमें प्रमुख थे कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा, साथ ही युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन क्रिप्स के प्रस्तावों से कांग्रेस और लीग दोनों ही असहमत थे, क्योंकि कांग्रेस युद्ध के बाद पूर्ण स्वराज्य चाहती थी, जबकि इस प्रस्ताव में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई थी। मुस्लिम लीग इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि क्रिप्स ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। क्रिप्स ने संविधान निर्मात्री संस्था में लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी थी। कांग्रेस एवं लीग के अतिरिक्त सिखों, हिंदू महासभा, दलितों तथा अन्य ने भी क्रिप्स के प्रस्तावों से असहमति जताई। लॉर्ड वेवेल अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। वेवेल भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। उसने जो योजना प्रस्तुत की उससे यह स्पष्ट आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके स्वशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती है। वेवेल की योजना के प्रमुख प्रावधान थे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होंगे तथा युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। वेवेल ने जो योजना प्रस्तुत की उस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, तारा सिंह तथा इस्माइल खां। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन में तय हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल मिला जुला होगा तथा उसमें 14 मंत्री होंगे। इसमें 5 कांग्रेस, 5 लीग तथा 4 वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। वायसराय ने कांग्रेस तथा लीग को 8 से 12 नाम देने को कहा। कांग्रेस ने जो सूची वायसराय को भेजी उसमें 2 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम प्रतिनिधि लीग के सदस्यों में से ही लिए जाएं। इसका कारण यह था कि जिन्ना कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करके
लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा करना चाहते थे। मुस्लिम लीग के इस अड़ियल रवैये के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना के हठ एवं दुराग्रह के समक्ष वावेल ने हथियार डाल दिए। इस प्रकार वावेल योजना असफल रही और भारत के भाग्य का निर्णय करने के संबंध में सरकार ने एक बार पुनः फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। इसके पश्चात कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। आइए अब हम कैबिनेट मिशन पर एक नज़र डालते हैं। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति की ठीक से जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। इस शिष्टमंडल के सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरूप को निश्चित करने वाली एक योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। योजना के दो मुख्य भाग थे। पहला, अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना तथा दूसरा, संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 अगस्त 1946 को वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग के लिए अनुरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। इस बीच लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का निश्चय किया। आइए हम देखते हैं सीधी कार्रवाई क्या थी। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली, जबकि लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 को निमंत्रण भेजा, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। दंगों का आरंभ 16-17 अगस्त को कलकत्ता से हुआ, जो 1 सितंबर को बम्बई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखाली, बिहार, संयुक्त प्रांत तक फैल गया और मार्च 1947 में इसने सारे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। इस पागलपन और मूर्खता के बीच विवेक, साहस और गरिमा की एकमात्र प्रतिमूर्ति 70 वर्षीय वृद्ध महात्मा गांधी शांति की पुनर्स्थापना के लिए नोआखाली गए। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। गांधी जी ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। 2 सितंबर को पंडित नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। इसमें शामिल होने वाले कांग्रेस सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफ़ात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली ज़हीर और C.S. भाभा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतरिम सरकार में नेहरू का पद कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष का था, जबकि वायसराय इस सरकार का अध्यक्ष था। सरकार को सुचारू रूप से कार्य करते देख लीग ने सरकारी कार्यों में बाधा डालने की नीयत से अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार किया। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए।
मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने पर 3 सदस्यों सैयद अली ज़हीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफ़ाद अहमद खां को हटना पड़ा। इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, जबकि पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली को रेलवे एवं राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मुस्लिम लीग के लियाकत अली को वित्त विभाग सौंपा गया। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का मूल उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ बनाना, शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं देश की प्रगति को अवरुद्ध करना था। इससे वातावरण खराब हुआ। सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया, परंतु लीग की दबाव की नीति के कारण समझौता नहीं हो सका। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण के कारण ही अंतरिम सरकार शीघ्र ही एक बेकार सी निकाय सिद्ध हुई। इन्हीं परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा की। आइए अब हम माउंटबेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड वावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था, जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सके। भारत आते ही माउंटबेटन ने देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। कांग्रेस के नेता, जिसमें गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे, विभाजन के पक्ष में नहीं थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं थी। अंततः सांप्रदायिक पागलपन के ज्वार के समक्ष विवश होकर कांग्रेस को विभाजन की सहमति देना पड़ी। अंतरिम सरकार की अपंगता, सांप्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, कांग्रेस नेताओं की विवशता तथा ब्रिटिश कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी। इसे मनबाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की, उसके अनुसार भारत को 2 भागों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किए जाने तथा सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करने संबंधी प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो आरंभ में बंटवारे का विरोध कर रहे थे। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। पटेल और नेहरू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में
सर्वसम्मति से पास न हो सका था। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक 10 जून 1947 ईस्वी को दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से योजना को स्वीकार किया। दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेने के बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के राष्ट्रवादी खुदाई खिदमतगार के नेता अबुल गफ्फार खां धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने मांग की कि अलग पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की योजना के बारे में भी जनमत लिया जाए, परंतु माउंटबेटन ने इससे इनकार कर दिया। फलतः पाकिस्तान या भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बारे में जनमत होने के समय उन्होंने बहिष्कार का नारा दिया। लीग ने घोर सांप्रदायिकता का प्रचार कर और अनेक जाली वोट डलवाकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करवाया। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। आइए अब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर बातचीत करते हैं। माउंटबेटन की योजना अनुसार अंग्रेज सरकार ने हस्तांतरण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को कांग्रेस और लीग के अनुमोदन के लिए भेजा गया। अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। 18 जुलाई 1947 को इसने अधिनियम का रूप लिया। इस अधिनियम के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। साथ ही अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेंगे। दोनों अधिराज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह के आधार पर बंगाल, पंजाब तथा असम के विभाजन तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण के संबंध में बातें तय की गई। इस अधिनियम के द्वारा दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और जब तक दोनों राज्य नया संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन होना था। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। इस तरह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रभावी होते ही भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति मिल गई। भारत की स्वतंत्रता एक नए युग के आरंभ का सूचक थी। भारतीयों को अपना भाग्य स्वयं निर्माण करना था। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 2 कमीशनों ने पंजाब और बंगाल के बंटवारे का कार्य 30 जून 1947 को आरंभ किया। इसके अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ थे। कमीशन को सीमा निर्धारण के कार्य में बड़ी कठिनाई हुई। 18 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने बंगाल तथा पंजाब के विभाजन पर अपना निर्णय दिया तथा इस प्रकार विभाजन की योजना कार्यान्वित हो गई। रेडक्लिफ के निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र प्राप्त हुए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिलहट, बलूचिस्तान तथा सिंध ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की स्थापना हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। 14-15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली में संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा
और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। इस अधिवेशन में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के एक भाग के रूप में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन नवीन भारतीय अधिराज्य के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। 15 अगस्त की प्रातः जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। जो स्वतंत्रता हमें मिली वह केवल विभाजित स्वतंत्रता थी। इसके साथ ही सांप्रदायिक घृणा और क्रूरता के रूप में एक बड़ी मानवीय त्रासदी प्रारंभ हुई, जिसका कोई लिखित सादृश्य भारत के लिखित इतिहास में नहीं मिलता। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी।